नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में केजीएमयू एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 67 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वेस्टिबुलर फंक्शन इज टेस्टेड बाय। वेस्टिबुलर फंक्शन की जांच किससे की जाती है? ए रिनी टेस्ट, बी कैलोरिक टेस्ट, सी एकॉस्टिक टेस्ट एंड डी ऑडियोमेट्री। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी कैलोरिक टेस्ट। कैलोरिक टेस्ट ये 8वीं क्रेनियल नर्व के जो वेस्टिबुलर पार्ट होता है उसकी जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कान में गर्म या ठंडा पानी डालने पर चक्कर और निस्टैग्मस सामान्य प्रतिक्रिया होती है इस प्रकार के टेस्ट में। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैलोरिक टेस्ट। The caloric reflex test helps assess the function of the vestibular part of the eighth cranial nerve. Pouring hot or cold water in ear and observing vertigo and nystagmus is a normal response. Next question, question number 2. Reticular activating system controls which of the following? Reticular activating system निम्न में से किसे नियंत्रित करता है? ऑप्शन 1 कॉन्शियसनेस, ऑप्शन 2 रिफ्लेक्स एक्शन, ऑप्शन 3 मेमोरी एंड ऑप्शन 4 स्पीच एंड वोकेबुलरी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कॉन्शियसनेस या चेतना को रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम नियंत्रित करता है। तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जिसको कि आरएएस भी कहते हैं, यह जागरूकता मींस कॉन्शियसनेस, नींद में जागने की स्थिति में इसको नियंत्रित करता है। तो यह सिस्टम ब्रेन स्टेम में स्थित होता है और थैलेमस व सेरिब्रल कॉर्टेक्स को क्या करता है? एक्साइटेड करता है। और यहाँ पर शेष जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे कि रिफ्लेक्स है, मेमोरी है और स्पीच एंड वोकेबुलरी है, ये क्या है? अलग अलग जो सिस्टम्स होते हैं, न्यूरल सिस्टम्स होते हैं, उनसे ब्रेन के रेगुलेट होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉन्शियसनेस या चेतना एक ऐसा यहाँ पर ऑप्शन है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम नियंत्रित करता है और यह सिस्टम ब्रेन के ब्रेन स्टेम में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आर्थ्रोसेंटेसिस इज डन फॉर द पर्पज ऑफ। आर्थ्रोसेंटेसिस करने का उद्देश्य क्या है? बोन मास एनालिसिस, ऑप्शन 2 साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस, ऑप्शन 3 ब्लड फ्लो एबनॉर्मलिटीज एंड ऑप्शन 4 मसल कॉन्ट्रैक्शन। आर्थ्रोसेंटेसिस का जो मुख्य उद्देश्य होता है यह होता है साइनोवियल फ्लूइड का एनालिसिस और यह साइनोवियल फ्लूइड्स जॉइंट्स में पाया जाता है जिससे यह पता चल सके कि इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन या कोई अन्य समस्या तो नहीं है। आर्थ्रोसेंटेसिस इज अ प्रोसीजर इन विच synovial fluid is aspirated from a joint space to diagnose joint disorders. Synovial fluid acts as a joint lubricant and nutrient supplier. Analyzing it helps diagnose joint disorder, while arthrocentesis itself alleviates symptoms like pain and swelling. एक तो इससे यह फायदा भी होता है कि आर्थ्रोसेंटेसिस करने का जो भी जोड़ों में दर्द या सूजन है उसको निकालने का यदि अधिकता के कारण सूजन है तो आर्थ्रोसेंटेसिस के कारण जो फ्लूइड बाहर निकाला जा रहा है उससे भी आराम मिलता है जोड़ों में दर्द में। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द सिम्टम ऑफ elephantiasis, chronic obstructive lesions is seen after fill in the blank years from the onset of the first acute attack. एलिफेंटियासिस के लक्षण पुरानी रुकावट वाली चोटें पहली तीव्र अवस्था शुरू होने के कितने वर्षों बाद देखी जाती हैं? 10 से 15 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 15 से 20 वर्ष या 1 से 5 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो एलिफेंटियासिस के जो पुराने लक्षण होते हैं जो कि ऑब्स्ट्रक्शन के कारण दिखाई देते हैं, जैसे अंगों का स्थायी सूजन है, यह नॉर्मली क्या होता है कि
पहले जो एक्यूट अटैक हुआ हो उसके 10 से 15 वर्ष बाद दिखाई देते हैं। तो यह जो देरी होती है पहले एक्यूट अटैक की, वो एक तो होती है लिम्फेटिक डिसफंक्शन के कारण। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 10 से 15 वर्ष। Chronic obstructive lesions in lymphatic filariasis typically appear 10 to 15 years after the first acute attack. The World Health Organization (WHO) notes that chronic pathology results from progressive lymphatic dysfunction over years of untreated infection. Next question. The first issue of the evidence-based nursing journal worldwide was published in which year? साक्ष्य आधारित नर्सिंग जनरल वर्ल्ड व्यूज का पहला अंक किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 2004, 2002, 2000 या 2006? करेक्ट आंसर हो जाएगा जो साक्ष्य आधारित नर्सिंग जनरल का जो पहला अंक प्रकाशित किया गया था, यह किया गया था 2004 में, इसलिए यहां पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। The General World Views on Evidence-Based Nursing released its first issue in the year 2004. Next question, question number 6. Which cortical area is responsible for the formulation of speech? भाषण निर्माण के लिए कौन सा कॉर्टिकल क्षेत्र जिम्मेदार है? ऑप्शन 1 सेरिबेलम, ऑप्शन 2 हाइपोथैलेमिक, ऑप्शन 3 हिपोकैम्पस एंड ऑप्शन 4 ब्रोकाज एरियाज। यहाँ पर जो ब्रोका एरिया होता है यह रिस्पॉन्सिबल होता है स्पीच के फॉर्मुलेशन के लिए, और ब्रोका एरिया की बात करें तो पहले तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। Broca's area in the frontal lobe, left hemisphere, controls motor speech, lips, tongue, and vocal cord. Broca's area works with Wernicke's area, language comprehension via the arcuate fasciculus. This network enables fluent speech. Next question, question number 7. If a patient's right side is weak, what should be the most accurate analysis by the nurse? यदि मरीज का दायां हिस्सा कमजोर है तो नर्स का सबसे सटीक विश्लेषण क्या होना चाहिए? ऑप्शन 1 एक्सप्रेसिव अफेसिया is prominent on clients with right-sided weakness. ऑप्शन 2 the affected lobe in patient is right lobe. ऑप्शन 3 the client will have problems in judging distance and proprioception. And option 4 client's orientation to time and space will be much affected. तो जब भी किसी मरीज का राइट पार्ट वीक हो जाए, राइट साइड वीक हो जाए, तो उसका जो भाग कमजोर होगा वह होगा ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। एक्सप्रेसिव अफेसिया इज प्रोमिनेंट ऑन क्लाइंट्स विद राइट साइडेड वीकनेस। राइट साइडेड वीकनेस सजेस्ट अ लेफ्ट हेमीस्फीयर लेसन which often affects Broca's area leading to expressive aphasia. तो होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति का दायां भाग कमजोर हो जाए तो इसका मतलब है कि ब्रेन के जो लेफ्ट पार्ट है उसमें डैमेज हो चुका है। इससे रोगी को दूरी आंकने, शरीर की स्थिति समझने, जिसे प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं, और स्थानिक जागरूकता में समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not typically considered as social determinant of nutritional status? निम्नलिखित में से कौन पोषण की सामाजिक निर्धारक के रूप में समानता नहीं माना जाता है? कल्चरल फूड प्रैक्टिसेस, ऑप्शन 2 इनकम लेवल, ऑप्शन 3 जेनेटिक फैक्टर्स एंड ऑप्शन 4 फूड एनवायरनमेंट। जब बात होती है
पोषण का सामाजिक निर्धारक के रूप में, तो पोषण का सामाजिक निर्धारक होते हैं जो समाज से संबंधित हैं, जैसे कि सांस्कृतिक भोजन की आदतें हैं, कल्चरल फूड प्रैक्टिसेस है, इनकम लेवल है, क्योंकि जब व्यक्ति की इनकम अच्छी होगी तो वह अच्छा न्यूट्रिशनल फूड्स भी ले सकता है, और फूड एनवायरनमेंट, जो व्यक्ति खाद्य परिवेश में रह रहा है वह भी इसमें पोषण की सामाजिक निर्धारक के रूप में माना जाता है। जबकि यहाँ पर जो ऑप्शन 3 दिया गया है जेनेटिक फैक्टर, यह सामाजिक निर्धारक के रूप में नहीं माना जाता है, यह समाज से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो आनुवंशिक कारक होते हैं जो, ये क्या होते हैं, जैविक कारक होते हैं, ये सामाजिक कारक नहीं होते हैं। सामाजिक निर्धारकों में आय होती है, संस्कृति होती है, परिवेश होता है, और आनुवंशिक कारक ये पोषण की जो जैविक निर्धारक है उसमें ये नहीं आते हैं, उससे संबंधित नहीं है। इस प्रकार से हम लोगों को ऑप्शन नहीं बताना था, तो आंसर 3 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द मसल्स ऑफ प्रॉक्सिमल लेग एंड नी ज्वाइंट? कौन सी धमनी प्रॉक्सिमल लेग और नी ज्वाइंट की मसल्स को ब्लड की सप्लाई करती है? पेरोनियल आर्टरी, लेटरल प्लैंटर आर्टरी, पॉप्लिसियल आर्टरी, इंफीरियर मीसेंट्रिक आर्टरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3। पॉप्लिसियल आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि प्रॉक्सिमल लेग और नी ज्वाइंट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। डैमेज टू द पॉप्लिसियल आर्टरी can cause acute limb ischemia requiring urgent intervention to prevent muscle necrosis। जब इस पॉप्लिशियल आर्टरी में कोई डैमेज आ जाता है तो इसमें कुछ समस्याएं पैदा होंगी, जैसे कि लिम्ब इस्कीमिया है, इस प्रकार से समस्याएं देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। The primary test to identify Pseudomonas aeruginosa in the laboratory is। प्रयोगशाला में Pseudomonas aeruginosa की पहचान के लिए प्रमुख परीक्षण है नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट, कोआगुलेज टेस्ट, ऑक्सीडेज टेस्ट एंड कैटालेज टेस्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑक्सीडेज टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कि प्रयोगशाला में स्यूडोमोनास एरिगोनोसा के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया होता है यह ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है और इसकी पहचान के लिए ऑक्सीडेज टेस्ट प्रमुख होता है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3।